में आप मुझे याद पड़ता है आपकी तरफ से एक सक्सेस स्टोरी बनी थी उस ट्रेनिंग को लेके। प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार्स रेटिंग के साथ वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। बिल्कुल भी नहीं है एआई की। जिस बंदे को बेसिक नॉलेज है या जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि उसने एआई से काम किस तरह से निकलवाना है, वो बंद उसके लिए एआई बहुत ज़्यादा आसानियाँ या इनोवेशंस लेके आ रही है फील्ड में। उसकी जॉब कहीं पे भी नहीं जा रही। उसकी एक बड़ी पर्टिकुलर रीजन है। एक डेटा एनालिस्ट जो यूएसए में बैठा हुआ है वो तकरीबन तकरीबन $10,000 पर मंथ बना लेता है, उनसे सैलरी के तौर पे लेता है। वही डेटा एनालिस्ट जब वो एशिया से हायर करते हैं तो वो उसको $3,500, $4,000 या मैक्सिमम $6,500 तक जॉब सैलरीज दे रहे हैं। रहीम, हमारा आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो डेटा एनालिसिस की फील्ड को मुश्किल समझते हैं या ये समझते हैं कि ये काम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों का है। आज मैं जिस बंदे को इस पॉडकास्ट में ऐड कर रहा हूँ इसका नाम सारिम जाहिद है और ये मेरा स्टूडेंट है। सारिम बेसिकली डिग्री कर रहा है, बीएस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और सारिम से मैं खुद ज़ाती तौर पे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे कि मैंने एक्सपीरियंस लोगों से इनको ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा तेज़ पाया, तो मैंने सोचा कि सारिम को मैं आज आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ और सारिम से पूछते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हैं या किस तरह से ये चीज़ों को सोचते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं। क्योंकि इनका दौर है, इनके सोचने की चीज़ें हैं, इनके करने की चीज़ें हैं। नो डाउट अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाएँ तो गोरा इटसेल्फ जो है वो एक्सपीरियंस लोगों को पसंद करता है, लेकिन नए बंदे ज़्यादा अच्छी इनोवेशन, ज़्यादा अच्छी आइडियाज़ लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा सारिम, थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दें। मैं यूएमटी से बैचलर्स कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और फिलहाल डाटा एनालिसिस की तरफ मेरा ध्यान है। मैं सीखना चाह रहा हूँ और आपसे सीख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आपने मेरे तक कैसे अप्रोच की, कैसे मुझ तक पहुंचे? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कहीं पे जो है वो कोई उस दिनों में कोई एडवर्टाइज की हो, ट्रेनिंग की। आप कैसे मेरे सर साथ? ऐसा है कि मैं यूट्यूब पे ना एक्सेल के ही ट्यूटोरियल्स देख रहा था, तो अचानक आपकी वीडियो एक मेरे सामने आई। अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उर्दू में आपसे एक्सेल सीखना और फिर रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ वो वीडियो देख के ना बड़ा एक क्लिक किया कि मेरे पास सर से ही सीखना चाहिए मुझे, तो क्योंकि और आपने जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट टाइम आए थे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आए थे? ये कब ट्रेनिंग की थी आपने? कि पावर बी लुकर स्टूडियो, जी जी, रमज़ान स्पेशल ट्रेनिंग थी उसमें मैं। अच्छा, रमज़ान स्पेशल में मुझे याद पड़ता है लुकर स्टूडियो प्लस फाइवर अपवर्क की हमने ट्रेनिंग दी थी। 6 डेज की ट्रेनिंग थी आई बिलीव। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं उस ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा, और उसमें आप, मुझे याद पड़ता है आपकी तरफ से एक सक्सेस स्टोरी बनी थी उस ट्रेनिंग को लेके। सर ऐसा है कि उसी ट्रेनिंग के दौरान आपने दूसरे या तीसरे सेशन में ही हमें बोला था कि आपको की प्रोफाइल्स बनाएं। आपकी पहले से भी वीडियोस थी उस टॉपिक पे, तो मैंने वो वीडियोस देख के मैंने आपको पे प्रोफाइल बनाई और सब कुछ किया जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस थी आपकी। तो मैंने प्रपोजल्स भी सेंड करने स्टार्ट कर दिए, 1-2 रिपोर्ट्स बना के तो मैंने प्रपोजल सेंड करने स्टार्ट कर दिए। मेरा एक ही प्रपोजल था, वो एक प्रपोजल सेंड किया, वो एक्सेप्ट हो गया। और फिर याद है, आप शायद आपको याद हो, आप, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी लुकर की, तो आपसे इंस्ट्रक्शंस लेके कि मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार्स रेटिंग के साथ वो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। उसके बाद आपने लर्निंग भी कर ली, प्रोजेक्ट भी ले लिया, और जो हम पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है या एनी फ्रीलांसर कि हमें पहला प्रोजेक्ट नहीं मिलता, और जैसे पहला प्रोजेक्ट मिलता है अपवर्क के ऊपर खास तौर पे तो फिर हमारे लिए आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आपको पहला प्रोजेक्ट भी मिल गया, काम भी सीख लिया, फिर ऑन साइट आने की क्या जरूरत थी? ऑन साइट ट्रेनिंग में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? सर ऐसा है कि आपको देख के, ऑनलाइन देख के एक क्यूरियोसिटी थी कि सर के पास बैठ के काम करना किस तरह से होगा, आपकी कंपनी में बैठ के काम करना किस तरह से होगा। सो मैंने सोचा एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो किया जाए। मैं आया हूँ, आके एक्सपीरियंस मेरा इस तरह से रहा है कि जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे होते हैं, यानी किसी भी एक प्रॉब्लम जो किसी भी एक बंदे को आ गई है उस पर हमने बात की है, तो हमारा वो एक ओवरऑल जो वो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा ना बेहतरीन होती है। एक्चुअली मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जैसे भी जो भी हमें क्वेश्चन होता है वो फ़ौरन आपसे करते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन करके, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे एजेंसी ज्वाइन करने का एक्चुअली।
एजेंसी में भी आप आई होप ऐड हो चुके हैं और होपफुली आपको राइजिंग टैलेंट का इस वक्त बैज आपके पास है। कुछ दिनों में आपको टॉप रेटेड का बैज मिल जाएगा, सिंस एजेंसी इज़ द टॉप रेटेड। और यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है सीखने की, वो सारी चीज़ें हैं। मैंने ना ये पॉडकास्ट मैंने बेसिकली किया किसी वजह से था। कुछ दिन पहले या मे बी कल या परसों की बात है, आपने मुझे एक डैशबोर्ड दिखाया था जिसमें आपने मुझे एआई टूल्स का हवाला दिया था। होता यह है कि मेरे पास जो लोग सीखने आ रहे हैं उनका बेसिक सवाल ये होता है कि क्या एआई आने से डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस की जॉब्स खत्म नहीं हो जाएंगी। आपने डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं, एआई टूल्स के ऊपर भी आपने काम किया, तो आपने उससे क्या हस किया, क्या चीज़ आपको मिली उसमें से? सर मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट्स के साथ साथ ना हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा आसानियाँ लेके आ रही है। ये बिल्कुल लोगों का इसमें कंसर्न है कि ऑटोमेशन आएगी तो हमारी जो जॉब्स हैं डाटा एनालिसिस की या डाटा विजुअलाइजेशन की वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई की जिस बंदे को बेसिक नॉलेज है या जिसे नॉलेज है, जिसे पता है कि उसने एआई से काम किस तरह से निकलवाना है, वो बंदा उसके लिए एआई बहुत ज़्यादा आसानियाँ या इनोवेशंस लेके आ रही है फील्ड में। उसकी जॉब कहीं पे भी नहीं जा रही। ये सिर्फ और सिर्फ उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से यूज़ करता है। जैसे आपने अभी वो बताया है कि मैंने वो अपने पिछले डैशबोर्ड वाले प्रोजेक्ट में मैंने किया था एआई को। बिल्कुल मैंने उससे यूज़ किया था। हमारा एक्चुअली पावर बीआई में या हमारे जो मेन रिपोर्ट्स के साथ डाटा विजुअलाइजेशन में हमारी मेन कंसर्न होती है डाटा स्टोरी टेलिंग के बारे में। सो कई दफ़ा होता है, या बिगिनर्स के साथ ही एक्चुअली होता है, क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को बिल्कुल बिगिनर ही समझता हूँ। हम डाटा को देख के डाटा को भी वो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं बन सकता अभी डाटा को देख के। तो मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया। डाटा को मैंने थोड़े से उसकी ना कॉलम्स उठाए, थोड़ा डाटा 3-4 उसकी रोज साथ में मैंने उसके उठा के मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट किया। और मैंने उसको प्रॉम्प्ट ये दी कि कैन यू बी माई क्लाइंट एंड आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दिस डाटा, आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द फॉर्म ऑफ डाटा विजुअलाइजेशंस एंड डैशबोर्ड। सो उसका रिस्पॉन्स इस तरह से था कि उसने मुझे उस डाटा से रिलेटेड कोई 4-5 क्वेश्चंस उसने मुझसे किए, जो कि वो क्वेश्चंस इस तरह से थे कि मैंने उन्हें जब मिला के देखा तो वो एक बहुत बेहतरीन से स्टोरी टाइप एक जनरेट हो रहा था, कुछ बन रहा था, सेंस बन रही थी एक। यानी ऐसा अक्सर ऐसा होता है बिगिनर रिपोर्ट्स को देख के हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। ओके, किसी ने लिख दिया, सिंपली चार्ट्स बना दिए हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन वो जो एक स्टोरी टेलिंग वाला कंसेप्ट होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। सो वो डैशबोर्ड आपने देखा है सर वो किस तरह से था, उसमें क्वेश्चंस किस तरह से थे और वो कैसा था सब कुछ। उसके अलावा मैंने इसको चैट जीपीटी को एक और मकसद के लिए यूज़ किया। हमारा जो डाटा विजुअलाइजेशन में मेन हमारी कंसर्न एक और होती है, वो होती है अपनी रिपोर्ट को खूबसूरत बनाना, कि देखने लायक हो, जो बंदा उसे देख रहा है वो विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए रिपोर्ट। सो उसके लिए थीम्स होती हैं, थीम्स पे काम करना हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। एक्चुअली पावर बीआई में ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है क्योंकि अक्सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। लुकर में तो एक्चुअली पहले से ही एआई फीचर ही है लुकर में कि हम वो कोई रिपोर्ट या कोई पेज अपलोड करते हैं उसके अंदर तो वो उसी की थीम एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लुकर में ये फीचर है, जबकि पावर बीआई में ऐसा फीचर नहीं है। सो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने ना जो पावर बीआई की एक थीम मैंने डाउनलोड की थी। थीम डाउनलोड हो जाती है वो .json फाइल में। सो उसको वो कोड होता है जेसन, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल एक बनती है, प्रोग्रामिंग वाला कोड होता है। वो कोड जो था उसका फॉर्मेट मैंने कॉपी करके उस फाइल में से वो मैंने चैट जीपीटी पे पेस्ट किया और उसे मैंने बोला कि क्रिएट अ नियॉन थीम। मेरा नियॉन थीम था, नियॉन बेस्ड थीम था। तो मैंने उसे बोला कि क्रिएट अ नियॉन बेस्ड थीम एंड कीप द फॉर्मेट ऑफ दिस फाइल एज फॉलोइंग। और फॉलोइंग में मैंने वो पेस्ट कर दिया जो कि उस फाइल का कोड का फॉर्मेट था, और उसने मुझे सेम टू सेम बिल्कुल वही फाइल जो थी वो कोड लिख के दे दिया। उसी कोड को मैंने एक नई फाइल का नाम देके मैंने वो जब पावर बीआई में अपलोड किया तो उसने एक डैशबोर्ड की बिल्कुल थीम बदल दी, अपडेट कर दिया उसको। सो कहने का मकसद, इन एग्जांपल्स का मकसद यही है कि एआई जो है, जिस बंदे को उसका यूज़ आता है, जिस बंदे को उसे हैंडल करना आता है, उसके लिए इनोवेशंस और आसानियाँ लेके आएगी। उसकी जॉब्स कहीं पे भी नहीं जा रही होंगी। लेकिन उसके बरक्स वही बात है, जो बंदा टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे काम नहीं करेगा, बिल्कुल वो पीछे रह जाएगा। उसकी जॉब्स जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी। सो बेहतर यही है कि टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपडेट करें। एआई का दौर है, सो एआई को सीखें, जितना हो सकता है सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखें और डाटा विजुअलाइजेशन इसको भी, क्योंकि अगला दौर एआई जो है बेसिकली वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, डाटा से।
डाटा इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन देयर इज़ डाटा एनालिसिस के बाद है डाटा साइंस, एंड देन वी हेड ऑन टू ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो डाटा को पकड़ के रखें, आने वाला दौर डाटा का है, उसको सीखें, जितना हो सकता है सीखें। और W3 स्किल सेट आपको आपकी ही नेटिव लैंग्वेज में, उर्दू में, और फिर रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ सिखा रहा है, तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी को हम बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल करें, सर से सीखें। और ज़बरदस्त। मैं अच्छा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, सॉरी टू कट यू, ये चीज़ जहन में रखें कि कभी भी कोई भी नया आने वाला टूल या कोई भी नया आने वाली टेक्नोलॉजी आपकी जॉब्स नहीं खाती। आपकी जॉब्स उस वक्त खाई जाती हैं जब आप वहाँ पे रुक जाते हैं। रुके हुए को साथ लेके कोई नहीं चलता, आपको आगे बढ़ना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ना पास्ट में हुआ ना फ्यूचर में होगा, कि कंपनी का मालिक बैठ के खुद काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि AI टूल्स आ गए हैं। बैंकिंग सेक्टर में लोग रजिस्टर के ऊपर काम करते थे और आज बैंकिंग सेक्टर में लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बैंक का जो मालिक है वो बैठ के आपसे पैसे नहीं कलेक्ट कर रहा होता, या आपके लिए पैसे ATM में नहीं रख रहा होता। चीजें ऑटोमेट हुई हैं, लेकिन जॉब्स उन लोगों की गई हैं जो आगे तब्दीली को जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। जो चेंज अडॉप्ट नहीं करते वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक मैं आइडिया देता हूं कि US की मार्केट के अंदर आजकल जो चीज़ चल रही है, वो मैनेजर्स अपने हायर कर रहे हैं। वो उनके लोकल होते हैं, उनके ऑफिस में बैठते हैं, जो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जो वर्कर्स हैं जिन्होंने काम करना है, वो लोग रिमोटली हायर करते हैं। उसकी एक बड़ी पर्टिकुलर रीज़न है। एक डेटा एनालिस्ट जो USA में बैठा हुआ है, वो तकरीबन $10,000 पर मंथ बना लेता है, उनसे सैलरी के तौर पर लेता है। वही डेटा एनालिस्ट जब वो एशिया से हायर करते हैं तो वो उसको $3,500, $4,000 या मैक्सिमम $6,500 तक जॉब सैलरीज दे रहे हैं। लेकिन ये जो 6,500, चलें इसको एवरेज कर लेते हैं, $4,000 ही कह देते हैं। ये जो $4,000 है, अगर ये वो बंदा 10,000 से उठा के $4,000 का ले रहे हैं, तो $6,000 उनको बचत हो रही है एक रिसोर्स के पीछे। लेकिन ये जो रिसोर्स हायर की है ना, लोकल मार्केट की अगर बात करें, मैं चले पाकिस्तानी मार्केट के बारे में आपको बता देता हूं कि डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी क्या है, 1.5 लाख रुपए। कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। $4,000 को जरा आज के रेट के ऊपर मल्टीप्लाई करें। अभी मुझे किसी ने रेट कोट किया था 295 का, आई थिंक 295 रुपीज पर डॉलर। जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि $4,000 कहाँ जाते हैं, और जो लोकल मार्केट के अंदर आपको ऑफर की जा रही है वो आपके $1,000 की इक्वल भी नहीं है। तो जॉब्स आपकी खत्म नहीं हो रही, बल्कि जॉब्स आपकी बढ़ रही हैं। रिमोट जॉब्स आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं डेटा एनालिस्ट की। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब जो पोस्ट की जाती हैं वो फेब स्टार्ट से लेके अप्रैल मई तक जॉब्स आती हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स ही आ रहे होते हैं मोस्टली। तो वही राइट टाइम है किसी कंपनी को ज्वाइन करने का। इसमें मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 1 ईयर का CDW के साथ। वहाँ पर जो मेरा मैनेजर था वो एक इंडियन था, हरदीप सिंह उस बंदे का नाम है। और हरदीप सिंह को CDW ने हायर किया था आज से 18 साल पहले रिमोटली, और फिर उसको उठा के ले गए थे US में, और आज वो वहाँ पर एज अ मैनेजर काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर से उसने स्टार्ट किया था। तो आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पुर्तगाल की, जिसमें €2,700 मेरी सैलरी वो बता रहे थे, और विद फैमिली 2 ईयर्स का वीज़ा दे रहे थे। लेकिन मेरे अपने कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ अपने शौक हैं, कुछ अपनी रीजनिंग है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका, या मेरी सैलरी कम थी जिस वजह से मैं नहीं जा सका। इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आपके लिए ओपन हो जाती हैं जब आप इस फील्ड में आते हैं। थैंक यू वेरी मच साइम, होप यू बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ तक मेरी अपनी फाइंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, 2-3 लोग हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं कि ये लोग बहुत सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स होंगे। उनमें एक आप भी हैं। मेहनत करना आपने नहीं छोड़नी, रिज़्क अल्लाह ताला के साथ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।